नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता की कहानी के उस आखिरी लेकिन सबसे तूफानी दशक की। ये एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ बातचीत की मेज पर देश का भविष्य तय हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देश की एकता में गहरी दरारें भी पड़ती जा रही थीं। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं इस टाइमलाइन से। देखिए, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। हम देखेंगे कि कैसे 1932 में शुरू हुई एक छोटी सी चिंगारी ने 1945 तक आते आते भारत के भविष्य की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1932 से, एक ऐसा साल जब अंग्रेजों का एक प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव ने स्वतंत्रता आंदोलन को बाहर से ज्यादा अंदर से तोड़ने का खतरा पैदा कर दिया। ये जो कम्युनल अवार्ड था ना, ये असल में बांटो और राज करो की पॉलिसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। इसका मकसद ही यही था कि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग पॉलिटिकल रास्ते बना दो, जिससे भारतीय एकता पर सीधी चोट पहुंचे। और जाहिर है, इसका तुरंत विरोध भी हुआ। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि एक ही फ्रेम में आपको प्रॉब्लम भी दिख रही है और सॉल्यूशन भी। एक तरफ थी अंग्रेजों की चाल और दूसरी तरफ था भारतीय नेताओं का जवाब, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का बनाया हुआ पूना पैक्ट। तो ये जो पूना पैक्ट था, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने सिर्फ उस वक्त के बंटवारे को ही नहीं रोका, बल्कि दलितों के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक नया ढांचा तैयार कर दिया, जिसका असर आने वाले कई दशकों की राजनीति पर पड़ना था। और इसी बीच लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी खत्म हो गया। खास बात यह थी कि इसमें कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई। कांग्रेस की ये जो खाली कुर्सी थी ना, ये सिर्फ एक गैर मौजूदगी नहीं थी। ये इस बात का प्रतीक थी कि अब ब्रिटिश सरकार पर भरोसा खत्म हो चुका है और बातचीत के दरवाजे बंद हो रहे हैं। मतलब साफ था, अब फैसले बंद कमरों में नहीं, सड़कों पर होंगे। तो अब कहानी और भी पेचीदा होती चली जाती है। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, कांग्रेस के अंदर भी और बाहर भी नई नई विचारधाराएं पैदा होने लगी। नतीजा, भारत के भविष्य के लिए अब कोई एक रास्ता नहीं था, बल्कि कई अलग अलग रास्ते दिखने लगे थे। जैसे 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस ग्रुप के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का जाना नहीं था। ये लोग किसानों, मजदूरों के हक की बात कर रहे थे और जमींदारी जैसी प्रथाओं को खत्म करने जैसे बड़े आर्थिक सुधारों पर जोर दे रहे थे। और फिर 1939 में तस्वीर में आते हैं सुभाष चंद्र बोस। वो कांग्रेस लीडरशिप के तौर तरीकों से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि रफ्तार बहुत धीमी है, तो उन्होंने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक, एक ऐसा गुट जिसका मकसद था ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना और किसी भी कीमत पर फौरन पूरी आज़ादी हासिल करना। ये एक ऐसा कदम था जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई को, कह सकते हैं, पाताल जितना गहरा कर दिया। यहीं से भविष्य में होने वाले बंटवारे के साफ संकेत मिलने लगे थे। तो सवाल ये था कि ये जो दरारें बढ़ रही थीं, ये देश को किस ओर ले जा रही थीं? इस सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिला और बहुत ही साफ तौर पर मिला, मुस्लिम लीग के एक ऐतिहासिक सेशन में। बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान का आइडिया अब तक सिर्फ बातों और बहसों में था, लेकिन लाहौर के इस रेजोल्यूशन के बाद ये पहली बार एक ऑफिशियल पॉलिटिकल मांग बन गया। एक ऐसी मांग जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदलने की नींव डाल दी। अब देखिए, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, पूरा गेम ही पलट गया। अंग्रेजों को जंग के लिए भारतीय सैनिकों और संसाधनों की जरूरत थी और इसके लिए वो भारतीय नेताओं का सपोर्ट चाहते थे। तो उन्होंने कुछ नए संवैधानिक प्रस्तावों का पासा फेंका। तो अंग्रेजों की तरफ से दो बड़ी पेशकश आईं। पहला 1940 का ऑगस्ट ऑफर और दूसरा 1942 का क्रिप्स मिशन। दोनों का मकसद एक ही था, जंग में भारत का साथ हासिल करना और बदले में भविष्य में डोमिनियन स्टेटस, मतलब ज्यादा आज़ादी का वादा करना। लेकिन सच तो ये था कि ये बहुत कम, बहुत देर से वाला मामला था। भारतीय नेता अब सिर्फ वादों से नहीं मानने वाले थे, उन्हें चाहिए थी पूरी आज़ादी। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही प्रस्ताव खारिज कर दिए गए और मामला और भी ज्यादा उलझ गया। और जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तो इन नाकाम कोशिशों का सीधा नतीजा निकला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये पूरे देश का नारा बन गया, भारत छोड़ो। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया और ये ब्रिटिश राज के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और आखिरी मास मूवमेंट साबित हुआ।
तो 1940 के दशक के बीच तक आते आते तस्वीर कुछ ऐसी बन चुकी थी। 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में थे और तीनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। कांग्रेस चाहती थी एक अखंड सेक्युलर भारत, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग पर अड़ी थी, और ब्रिटिश सरकार सत्ता को धीरे धीरे अपनी शर्तों पर ट्रांसफर करना चाहती थी। और इन तीनों के बीच कोई तालमेल दूर दूर तक नहीं था। वक्त तेजी से निकल रहा था, आजादी अब सामने दिख रही थी। तो इन गहरी हो चुकी दरारों को पाटने के लिए और कोई एक साझा रास्ता निकालने के लिए शिमला में एक आखिरी बहुत बड़ी कोशिश की गई। और यहीं पर हम आज की बात को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। 1945 में जब सारे बड़े नेता एक मेज पर बैठे थे, तो क्या तब भी एक अखंड भारत मुमकिन था, या फिर बंटवारे की लकीरें इतनी गहरी खिंच चुकी थीं कि उन्हें मिटाना अब किसी के बस में नहीं था?